हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है बेसिकली एमपीपीएससी प्री 2020 को टारगेट करते हुए, जिसमें हम फैक्चुअल बेसिस पे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इस पे वेरियस टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, और साथ ही साथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर भी हमने देख लिया था। तो आज आगे की क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। ठीक है, और आज की क्लास किस पे ओरिएंटेड रहेगी? तो बेसिकली हमारी भारत की पूरी जुडिशियरी पर बेस रहेगी। ठीक है, जिसको हम इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि हमने अभी पिछले लेक्चर्स में देखा, एक होता है लेजिस्लेचर और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब ये जो जुडिशियरी होती है ना, ये इन दोनों पिलर्स से इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, जुडिशरी पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि इस तरीके से काम करो, उस तरीके से काम करो। सो बेसिकली इट इज़ इंडिपेंडेंट। नाउ व्हाई इट इज़ इंटीग्रेटेड? कारण इसका कुछ इस तरीके से होता है। हायरार्की के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके बाद होता है हाई कोर्ट, और फिर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, सो अगर हमारा केस चलेगा कहीं तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक। चलिए, तो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द एपेक्स। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर। कहाँ पर? भारत की जुडिशियल सिस्टम पे। ठीक है, इट्स द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, ये बात याद रखना, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात रहेगी। इंटरप्रेट करना मतलब एक्सप्लेनेशन देना कि इस आर्टिकल का बेसिकली क्या मतलब था, हमारे फोर फादर्स ने इस बात को किस तरीके से कहना चाहा। सो हु विल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 124 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 कहता है अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे समझने लायक बात क्या है? हमने आर्टिकल नंबर 123 देखा था। ठीक है, 123 तक बेसिकली क्या चल रहा है? भारत का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तक। अब आर्टिकल नंबर 124 से बात चालू होगी जुडिशियरी के बारे में। ठीक है, और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसके बाद अगर आपने CAG पढ़ा होगा आयोग में, तो वहाँ पे देखा होगा आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक उनके बारे में भी बात करी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इनॉग्रेशन की डेट याद रख लीजिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, 28 जनवरी 1950। ठीक है, हमारे रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद। अभी की अगर प्रेजेंटली बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं। ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 जज। ठीक है, मतलब 1+33, इस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन है। अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है? तो देखिए, जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट का अब यहाँ सलाह मशवरा अगर आता है तो किससे आता है? वो एक सरप्राइज है, आगे उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, किससे कंसल्ट करके? कुछ अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और जबकि जब अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होता होगा तो CJI से ही सीधा कंसल्ट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम। अब ये था वो सरप्राइज जिनसे प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं। देखिए किस तरीके से, बहुत मुश्किल नाम नहीं है, कोलेजियम से याद रखना। ये एक ऐसी बॉडी होती है जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, हाई कोर्ट्स में भी इसी कोलेजियम का रोल रहता है। इस बॉडी में कौन कौन रहते हैं? देखिए, पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद रहेंगे, और याद रखिएगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब 1+4 क्या है? जब किसी एक नाम पर सहमति बनानी होगी तो ऑड नंबर की संख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए 1+4 का कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? यही रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो कोलेजियम जो है अपॉइंटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, इसी को लेके कुछ डिफरेंसेस रहे हैं लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। देखिए, 2015 में क्या हुआ, जब मोदी गवर्नमेंट का न्यू टेनर था, तब एक बॉडी बनाई गई। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया? नेशनल जुडिशियल
अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। ये कौन से एक्ट से आई थी, कौन से अमेंडमेंट से आई थी, तो याद रखिएगा 99th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2015। अमेंडमेंट्स की एक पूरी लिस्ट एक साथ करवा दूंगा तो जिससे आसानी हो जाएगी। इसमें क्या था कि एनजेएसी जो बॉडी रहेगी ये अपॉइंटमेंट करेगी और साथ ही साथ ट्रांसफ़र करेगी किसका, सुप्रीम कोर्ट जजेस का। अब देखिए इस बॉडी में बेसिकली कौन से लोग रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद, उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस, इसके बाद भारत के लॉ मिनिस्टर, ठीक है, और साथ ही साथ 2 अदर मेंबर्स, ठीक है, जिसमें नॉमिनेट करा जाएगा इनको किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 16 अक्टूबर 2015 को इस बॉडी को असंवैधानिक, अगर बोलूँ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्या रीज़न था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से ऐसी बॉडी का इंडियन की इंडिपेंडेंट जुडिशियरी पे एक तरीके से ये दखल है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पावर दी गई है भारत के सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस के बारे में अभी हमने देखा, अब हम एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में देखेंगे। आर्टिकल नंबर 126 में प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के एज एन एक्टिंग सीजेआई। कब कब कौन सी कंडीशंस में, तो जब सीजेआई का ऑफिस वैकेंट हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, सीजेआई जब टेम्पररी एब्सेंट हो, या फिर सीजेआई अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ऐसे समय में, ठीक है। तो 126 किसके बारे में बात करता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। क्वालिफिकेशंस की बात करें कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो किस तरीके की क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये मोस्ट कॉमन है, सभी में रहती है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए इनको कुछ और कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, या तो ये जज रहें किसी भी हाई कोर्ट के, या फिर अलग अलग हाई कोर्ट्स सक्सेशन, मतलब एक साथ, ठीक है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। बात करें अगर कोई भी इंसान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 5 साल जज की तरह काम करे, या तो सिंगल हाई कोर्ट, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो चलिए 2 साल मध्य प्रदेश में, 3 साल उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में इन्होंने काम किया, ठीक है, हो गए टोटल 5 साल एक साथ। तो जज की तरह 5 साल काम करना है किसी भी हाई कोर्ट में। एडवोकेट की तरह कितने साल काम करना है, 10 साल, ठीक है, या तो एक ही हाई कोर्ट में या सक्सेशन में, ठीक है, या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, किसकी नज़रों में, प्रेसिडेंट की नज़रों में, ठीक है। ये पहले भी डिस्कस करा था हमने, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, हमने कहाँ डिस्कस करा था, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं करी है सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए। ओथ एंड अफर्मेशन की अगर बात करें, सिंपल है, या तो प्रेसिडेंट या फिर वो कोई भी बंदे को अपॉइंट कर देंगे इस पर्पस के लिए, ठीक है, सिंपल है। टेन्योर ऑफ जजेस की बात करें तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस हैं उनको हम देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले ये ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, जब तक 65 ईयर्स की एज नहीं हो जाती। अगर ऑफिस से रिज़ाइन करना है तो किसको लिखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट जैसा वर्ड यूज़ मत करना। किसकी रिकमेंडेशन में, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे। तो ये कुछ प्रावधान होते हैं। अब प्रोसेस देख लेते हैं, ये भी 124 में दिया हुआ है, किसका, रिमूवल का, ना कि इम्पीचमेंट, याद रखना। तो जज को जो है रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन पे, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन में। ग्राउंड्स क्या होते हैं, प्रूव्ड मिस इनकैपेसिटी या फिर मिसबिहेवियर, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो इंडियन पॉलिटी में सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट में मैंने बताया था कि क्या रीज़न होता है इम्पीचमेंट का, सो इट इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या रीज़न है, प्रूव्ड इनकैपेसिटी या फिर मिसबिहेवियर, ठीक है। अगर जज को रिमूव करने के लिए मोशन लाना है, ठीक है, तो वो किसी भी हाउस में आ सकता है पार्लियामेंट के। कंडीशंस क्या रहेंगी,
अगर लोकसभा में लाना है तो कम से कम 100 मेंबर्स लोकसभा के इसको इंट्रोड्यूस करें, या अगर राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो कम से कम 50 मेंबर्स राज्यसभा के इसको इंट्रोड्यूस करें। अगर एक कंडीशन है, स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है, स्पीकर कहाँ के लिए, तो लेजिस्लेचर में हमने डिस्कस किया था, स्पीकर लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं। चेयरमैन कहाँ के लिए, राज्यसभा के लिए। अगर इन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो फिर ये बिल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कोई इसका प्रावधान रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे में 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब 3 मेंबर्स कौन होंगे, सबसे पहले या तो खुद CJI या फिर कोई एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझिए, देखिए, अगर CJI के खिलाफ ही आया हो मोशन तो एक जज को लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस कमेटी में। अगर कोई जज के खिलाफ आया हो तो स्वयं CJI बैठेंगे। दूसरा बंदा कौन रहेगा, किसी भी हाई कोर्ट के जज। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है, उन्हीं को बनाया जा सकता है, उनको ले लिया जा सकता है, ठीक है। या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है, बड़े बड़े वकील होते हैं, जैसे राम जेठमलानी जी थे, ठीक है, हरीश साल्वे जी, इनमें से किसी एक को ले लिया जा सकता है। सैलरी एंड अलाउंसेस किस में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 125 में। 125 में क्या है, सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज, ठीक है, ये सब टाइम टू टाइम कौन कर सकता है डिटरमाइन, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। अगर देखा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है, 2.8 लैक्स पर मंथ, ठीक है, और अदर जजेस की कितनी होती है, 2.5 लैक्स पर मंथ। याद रखिएगा, क्योंकि इससे ही जो है बहुत सारा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, उनकी सैलरी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह डिटरमाइन की जाती है। तो यहाँ पे कई बेसिस पे इसी तरीके से सैलरी चलती है, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की भी, ठीक है। रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस, ठीक है, 50% सैलरी, मंथली पेंशन, ठीक है, बेसिक है। एडहॉक जजेस के बारे में बात करते हैं, एडहॉक बेसिस पे, ठीक है। 127 आर्टिकल कहता है कि अगर कभी किसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का कोरम कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऐसे में CJI जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं ऑन एडहॉक बेसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। फिर जब कोरम वापस आ जाएगा तो उन जजेस को उनके रिस्पेक्टेड प्लेसेस में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये ऐसा अगर करना हो तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किससे कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द पर्टिकुलर हाई कोर्ट कंसर्न्ड, ठीक है। और पहले से इंडियन प्रेसिडेंट की भी सलाह लेनी पड़ेगी। देखिए, कमी पड़ जाती है, ज़रूरत है पूर्ति करने की, सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली द मोस्ट हाईएस्ट जुडिशियरी बॉडी इन आवर कंट्री, ठीक है। अगर इन जजेस को अपॉइंट करा भी जा रहा है तो ये उसी तरीके से क्वालिफाई होंगे जिस तरीके से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशंस लगती हैं। क्या था, 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज की तरह काम करना, या फिर 10 साल एडवोकेट की तरह किसी हाई कोर्ट में काम करना, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। रिटायर्ड जज की बात करें, ठीक है, आर्टिकल 128 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, किसी भी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, इनसे क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, टू एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज फॉर अ टेम्पररी पीरियड। इसके लिए भी प्रेसिडेंट का प्रीवियस कंसेंट चाहिए, और जिस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो उनसे भी एक प्रीवियस कंसेंट ले लेना, क्योंकि क्या होता है, एक एज के बाद थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ और ये सब रहता है, इसलिए कंसेंट की ज़रूरत रहती है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस की बात करें तो क्या है, सबसे पहले तो इनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। कंसल्टेशन किससे हो रहा है, जुडिशियरी से। ना ही यहाँ पर लेजिस्लेचर का कोई रोल है, ना ही यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का कोई रोल है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब इनको केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति ही रिमूव कर सकते हैं, जैसे भी ग्राउंड से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड, ठीक है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, एक बार नौकरी पर आ गए तो इनकी सैलरी चेंज नहीं करी जाएगी पार्लियामेंट द्वारा, बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं करी जा सकती है, ये प्रावधान याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पार्लियामेंट में जो डिबेट्स डिस्कशन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, इनमें कभी भी जजेस द्वारा कोई कंडक्ट, मतलब
कोई फैसला लिया गया हो, कोई जजमेंट दिया गया हो, इस पर कभी भी डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये, ठीक है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, रिसेंटली आपने केस देखा होगा प्रशांत भूषण जी का, ठीक है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट देखिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को हमेशा सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी एक्सेप्ट करती है, लेकिन कंटेम्प्ट कभी भी किसी नेगेटिव बेसिस पे नहीं होना चाहिए। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम है यहाँ पर। लेजिस्लेटिव जुडिशरी का, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई वो नहीं रहता रूल। इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, अगर कोई जुरिस्डिक्शन सुनाया गया है, देखिए जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत में इतना एरिया पूरा जुरिस्डिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। अब पार्लियामेंट चाह के उसको इतना नहीं कर सकती है, ठीक है, तो उनका जुरिस्डिक्शन क्षेत्र, एरिया कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। रिमूवल प्रोसीजर भी डिफ़िकल्ट है, हमने देखा 50 और 100 का रेशियो, ठीक है। उसके अलावा इनका एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन है, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभी आर्टिकल नंबर 50, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पे सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव दिया हुआ है। आगे बात करते हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इट्स ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसके बाद कुछ अदर पावर्स। चलिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसके बीच में डिस्प्यूट डिसाइड करेगा, सेंटर और या तो एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स, ठीक है, सेंटर एंड एनी स्टेट्स ऑन वन साइड और वन एंड मोर स्टेट्स ऑन दी अदर साइड, दूसरी कंडीशन, या फिर एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर बात हो रही है, यहाँ पे जनता को लेकर बात नहीं हो रही है। अगर कोई दो राज्यों के बीच में, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात, इनके बीच में नर्मदा वाटर को लेके क्या है, डिस्प्यूट है। ऐसे में डिस्प्यूट के लिए इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये इंटर स्टेट काउंसिल में जाके, ठीक है, वहाँ पर जाके अपनी समस्या बता सकते हैं, या फिर ये सीधा इनके पास क्या ऑप्शन रहता है, सुप्रीम कोर्ट में जाना, ठीक है। वर्ड्स याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। वैसे तो ये डिटेल्ड में मेंस के लिए ज़्यादा अच्छे से समझाया जाता है, लेकिन एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल क्या होती है, एक्सक्लूसिव मतलब इस जुरिस्डिक्शन का सीधा सीधा पावर किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में अगर लड़ाई हो तो वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को लेके, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा आर्टिकल कैसे याद रख सकते हो आप, ये वाला देखिए 1, 3 और 1, ये दो हैं स्टेट्स, ठीक है, या फिर सेंटर। अब इनके बीच में आ गई जुडिशियरी, ठीक है, तो 1, 3, 1 कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं कोरिलेशन। नेक्स्ट है रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, आर्टिकल नंबर 32 में आता है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड इट एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। अगर इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हमें दे रखे हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहाँ जाएंगे, कौन सा आर्टिकल दिया है, तो वो दिया हुआ आर्टिकल 32, ठीक है, ये आत्मा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात है, ठीक है, ये तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू मूव इन द सुप्रीम कोर्ट, चाहे डायरेक्टली या थ्रू प्रोसीडिंग्स, किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, ठीक है। इसके लिए कोर्ट्स जो है स्पेशल रिट्स इशू करते हैं, ठीक है। रिट्स और अच्छे से फंडामेंटल राइट्स में एक बार देख लेंगे, ठीक है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, आर्टिकल नंबर 132। एपेलेट में एक शब्द पकड़िएगा, अपील, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्राइमरीली इट्स अ कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो तो उसके खिलाफ अपील करते हुए आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अपील बेसिकली 4 मैटर्स में हो सकती है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, या सिविल मैटर जो कि 133 में दिया हुआ है, क्रिमिनल मैटर्स आर्टिकल 134, या फिर स्पेशल लीव, कोई इंपॉर्टेंट केस लड़ने एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, ठीक है। ऐसे में स्पेशल लीव देने का प्रावधान भी कौन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
नेक्स्ट है एडवाइजरी जूरिसडिक्शन। एडवाइजरी जूरिसडिक्शन किस में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये एक रिलेशन होता है। क्या? प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं किसी भी लीगल मेथड से। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देता है वो बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं रहती है प्रेसिडेंट पर कि उनको मानना ही पड़ेगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? पुराने जो भी जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स या एक्ट सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो रिकॉर्ड करके रख लिए जाते हैं एज अ मेमोरी या फिर टेस्टिमोनी। ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर सेम कुछ ऐसा ही काम हो तो जल्दी से उस फाइल को निकाल के देख लिया जाए कि यहाँ क्या जजमेंट दिया हुआ था और उस केस को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली वहीं के वहीं सॉल्व कर दिया जाए। अगला है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, ये मैंने बता दिया। जैसे पिछले साल हमने देखा था प्रशांत भूषण जी पर फाइन लगा था कितने रुपए का? तो बहुत बड़ा अमाउंट था, 1 रुपये का फाइन लगा था। ठीक है, अब जब उन पर फाइन लगा तो उसका कारण क्या था? कारण ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहली बात तो उनके पर्सनल मैटर पर कमेंट कर दिया। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, कभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब भी आप पॉजिटिवली सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बोल रहे हैं तब कभी नहीं लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ठीक है, नॉट अबाउट द पर्सनल थिंग्स, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहां पर लगा। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किस में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 137 में। जुडिशियल रिव्यू क्या है? एक ऐसी पावर है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें वो किसी भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकता है, या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया गया हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था, अगर आपको याद हो, ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, इस बॉडी को किसने बनाया? पार्लियामेंट ने, लेकिन इसको नल एंड वॉइड किसने डिक्लेयर कर दिया? द वन एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। कारण क्या था? ये था कारण, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, किसी भी पॉलिसी, किसी भी एक्ट का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ये उनकी स्पेशल पावर है। ठीक है, वही सब बातें लिखी हुई हैं। अगर उन्होंने वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाया तो वो उसको डिक्लेयर कर देंगे किस तरीके से? इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्यों दिया जाता है? ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करके रखा जा सके। फेडरल इक्विलिब्रियम जो दो राज्यों या फिर राज्य और केंद्र के बीच में एस्टेब्लिश्ड है उसको मेंटेन करा जा सके, या फिर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन करा जा सके। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो दिए जा चुके हैं रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि पार्लियामेंट ने ना इतने सारे लॉज निकाल के कई बार इसको कम ज़्यादा करने की कोशिश करी है। ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रीवियसली कई बार सवाल बन चुके हैं जब पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच में जो भी टग ऑफ वॉर, रस्साकशी जो चलती थी, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, जैसे कि गोलकनाथ केस, बैंक नेशनलिज्म केस। ठीक है, ऐसे ही कुछ केसेस हैं। केशवानंद भारती केस, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, स्पेशली डेट 24 अप्रैल 1973। मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, ये सारे केसेस किससे जुड़े हुए हैं? जुडिशियल रिव्यू से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 141 क्या कहता है? जो भी लॉ डिक्लेयर करा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बाइंडिंग है सभी कोर्ट्स पर। कहाँ के? टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 144 क्या कहता है? ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? कोई भी पर्सन अगर वो देखता है कि समाज में कुछ एक दिक्कत दिख रही है और ऐसे ही कलेक्टेड पर्सन्स कुछ इकट्ठे हो जाएं उनके साथ, ठीक है, ऐसे में वो कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। किसके लिए? इस पब्लिक के ग्रेटर इंटरेस्ट पे। बाय चांस आपको एक सीन दिखता है, मॉब लिंचिंग हो रही है, ठीक है, कोई मॉब लिंचिंग का शिकार हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन जो है पर्सनली नहीं जा सकता क्योंकि उसको एक थ्रेट है। लेकिन आप खुद अगर जाना चाहें तो आप सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके बेसिस पर? PIL या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ हमारा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक हुआ। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल पर, ठीक है, हाई कोर्ट। चलो, हाई कोर्ट के बारे में अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया जाए
तो सबसे पहले हाई कोर्ट्स कहाँ एस्टेब्लिश हुए थे? सो कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। अब पुराने नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये ब्रिटिश हुकूमत के समय में एस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। 1862 कैलकाटा बीइंग द फर्स्ट, और उसके बाद बॉम्बे, मद्रास भी साथ ही साथ खुलते गए। अभी की बात करें तो 25 टोटल हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। देखिए, तेलंगाना हाई कोर्ट जो है 1 जनवरी 2019 को बना, ठीक है। डेट एक बार और चेक कर लीजिएगा, लेकिन 2019 में बना। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली है जिसका सेपरेट हाई कोर्ट है, बाकी आप किसी भी यूनियन टेरिटरी का सेपरेट हाई कोर्ट नहीं सुनोगे, ठीक है। इवन चंडीगढ़ का भी नहीं। कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अब काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहेंगी यहाँ पर, ठीक हो। देखो, हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक तो रहेंगे, और अदर जजेस, ठीक है। इनका कोई भी नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं करा गया है और प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर है इसका घटाना या बढ़ाना, ठीक है। अब जजेस और चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन अपॉइंट करेंगे? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति, लेकिन ये अकेले जिम्मेदार नहीं रहेंगे, ठीक है। ये जब अपॉइंट करेंगे तो यहाँ पर भी वही कोलेजियम जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी वही सारे बताएगी, नाम भेजेगी। क्वालिफिकेशन टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट, क्या क्या क्वालिफिकेशन है भैया? सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? होल्डिंग अ जुडिशियल ऑफिस, यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं मेंशन करा, यहाँ पर जुडिशियल ऑफिस, ठीक है। थोड़ा सा हाई कोर्ट से नीचे जाओगे तो क्या क्या मिलेंगे? डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, हमारे और आपके सभी के ज़िले में ये होते हैं मौजूद, ठीक है। या फिर और कोई जुडिशियल ऑफिस होते हैं, जैसे कि लेबर कोर्ट होते हैं, ठीक है, फैमिली कोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 10 साल सेवा दी हो एज अ, देखिए यहाँ पे जज भी मेंशन नहीं करा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है दूसरी कंडीशन? एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन सक्सेशन, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो जजेस और चीफ जस्टिस इनको अपॉइंट करके कौन भेजते हैं? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। किससे कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ उस राज्य के गवर्नर से, ठीक है। जब भी अपॉइंटमेंट होएगा अदर जजेस का हाई कोर्ट के, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और साथ ही साथ उसी राज्य के स्टेट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया जाएगा, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओथ इनको कौन दिलाएंगे? ओथ याद रखिएगा, गवर्नर। जबकि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? तो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस अगर बात करें तो, ठीक है, हमने 65 ईयर्स ऑफ एज देखी थी, यहाँ पे हम कितना देखेंगे? 62 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये कभी भी चाहे तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, चाहे जज हों या फिर चीफ जस्टिस हों पर्टिकुलर हाई कोर्ट के। इनको भी हटाने की प्रक्रिया सेम होती है, याद रखना, ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह। प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस बात को स्टार लगा के रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, कोई भी हाई कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर उस हाई कोर्ट में जहां उन्होंने कभी भी सर्विस ना दी हो। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं भी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बैन आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, प्रैक्टिस बैन हो जाती है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, सेम प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पर भी 100 मेंबर्स लोकसभा के, 50 मेंबर राज्यसभा के, वही सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से हम इसको देख चुके हैं, एक बार और आप देख लीजिएगा ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। अब आते हैं हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, ये स्टेट्स के अंदर मौजूद रहते हैं। आर्टिकल नंबर 233 से लेकर 237 तक पार्ट 6 में क्या दिया हुआ है? अबाउट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। और साथ ही साथ इंश्योर करी गई है दैट दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन पर्टिकुलर। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो याद रखिएगा, अब जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, सबका सब किस पर डिपेंडेंट है? गवर्नर के ऊपर, ठीक है। कंसल्ट किससे करेंगे लेकिन? गवर्नर, हाई कोर्ट से, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशंस अगर देख ली जाए, ठीक है, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में अपॉइंट होगा तो क्या होनी चाहिए? उन्होंने वो पहले से कोई भी, देखिए नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, ही शुड बी ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है, या फिर वो एक एडवोकेट रह चुके हों, प्लीडर रह चुके हों, कितने साल के लिए, 7 सालों के लिए। याद रखिएगा, हमने अभी ऊपर से लेकर 10 साल पढ़ते आ रहे हैं एडवोकेट के रूप में, यहाँ पे पहली बार दिया हुआ है 7 साल, ठीक है। और इनको रिकमेंड कौन करेगा, हाई कोर्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, ठीक है, जजेस जो अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, ठीक है, जुडिशियल सर्विस स्टेट की, उनको कौन, सेम गवर्नर अपॉइंट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ डिस्कशन किससे करेंगे, तो हाई कोर्ट तो है ही, अब यहाँ नया नाम याद रखिएगा, स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप अगर एमपी में रहते हैं तो आपके लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, सिविल जज के, कौन करवा रहा है उनको, तो कौन करवा रहा है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्टेशन ले लिया जा चुका है, तब उसको एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रही है। तो इस तरीके से आप लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू इंडियन पॉलिटी को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या होती है, ये जो है जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं, कहाँ पर, विलेज लेवल पे, ठीक है। बेसिकली क्या प्रोवाइड करती हैं, स्पीडी, फास्ट या फिर इनएक्सपेंसिव जस्टिस, ठीक है, फॉर पेटी सिविल सूट्स। पेटी मतलब छोटे मोटे, ठीक है। इनका डोमेन फैले कहाँ तक रहते हैं, 4 से 5 विलेजेस, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सिर्फ फाइन्स इम्पोज कर सकते हैं छोटे लेवल पे, ठीक है। पनिशमेंट जो है नहीं दे सकते हैं, ये पनिशमेंट के लिए ऊपर लेवल पर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है इसका, बिहार, ठीक है, यहाँ पर पनिशमेंट भी दी जा सकती है। लोक अदालत के बारे में बात करेंगे। लोक अदालत मतलब जनता का न्यायालय, बोले तो पीपल्स कोर्ट, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुए थे, पहली लोक अदालत एस्टेब्लिश हुई थी गुजरात में, ठीक है, 14 मार्च 1982 में। तो ये डेट याद रखिएगा, गुजरात में, ठीक है। जैसे पंचायत के लिए पूछ लिया जाता है ना कि पहली पंचायत कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, तो हम राजस्थान पढ़ते हैं, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट। उसी तरीके से पहली लोक अदालत गुजरात में 14 मार्च 1982 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। चलो, लोक अदालत को बेसिकली कौन प्रिसाइड करते हैं, या तो सिटिंग या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर जो कि चेयरमैन रहेंगे, साथ ही साथ 2 अदर मेंबर्स, या तो वो लॉयर रह सकते हैं या फिर कोई सोशल वर्कर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कोर्ट फी नहीं होती है, ठीक है, एक सस्ता न्याय होता है ये, ठीक। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ केस इज ऑलरेडी फाइल्ड इन अ रेगुलर कोर्ट द फी पेड इज रिफंडेड इफ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड एट द लोक अदालत। देखिए, बहुत अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है। क्या होता है, इंडियन जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, ऐसे में कोई और केस अगर चला गया वहाँ पर, जैसे ज़िला सत्र न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, अब बाय चांस वो केस लोक अदालत में रिजॉल्व हो सकता था और पार्टीज़ ने जो है एग्रीव करके, मान कर उसको वहाँ पे रिजॉल्व कर लिया, ऐसे में उनकी जो भी फीस जमा हुई होगी कहाँ पर, उन हायर कोर्ट्स में, वो सारी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो एक पॉजिटिव अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालत बेसिकली बनाया गया। देखिए, इनको जो है किसका स्टेटस दिया गया है, सिविल कोर्ट का। अब जब भी सिविल कोर्ट का स्टेटस दे दिया जाता है ना, बेसिकली इनका काम क्या हो जाता है कि किसी को भी समन कर सकते हैं, मतलब बुलावा भेज सकते हैं कि आप आइए कोर्ट में पेश होइए, पेशी दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई भी अवार्ड मतलब क्या होता है, फैसला, ये जो होता है फाइनल होता है और बाइंडिंग भी होता है किसके ऊपर, ठीक है, ये हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा नीचे तक की जुडिशियरी टॉपिक ख़त्म हो गया। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे आगे की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।